क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को बचपन से इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है। या फिर गाड़ी में लगे एयरबैग्स जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते हैं वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इतिहास का सबसे पहला एयरबैग कब और क्यों बनाया गया। एयरबैग का सबसे पहला ख्याल 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस वाक़े ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी, लेकिन मसला ये था कि इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था और हादसे के वक्त टाइम ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई खास सॉल्यूशन ना निकल सका, लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सप्लोसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर मौजूद केमिकल सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इस केमिकल में एक धमाका होता है जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयरबैग को फौरन फूला देती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है उतने टाइम में एयरबैग 5 मर्तबा फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल भी काफी खास होता है जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले में ये मटेरियल काफी मोटा रखा जाता है। एक वक्त में 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। बेशक ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पे ये वाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, लिहाजा इसको अब गर्म रोलर्स के ऊपर से गुजार कर सुखाया भी जाता है और प्रेस भी किया जाता है। क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज्ड रोलर्स फैब्रिक पे अच्छी तरह सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवन्स में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ साइज के एयरबैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एयरबैग को एक ही साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। एक 9mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट में ही आर पार सुराख कर देती है, तो आखिर वो बुलेट प्रूफ ग्लास में सुराख क्यों नहीं कर पाती। बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे बुलेट इसको क्रॉस नहीं कर सकती। सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि बेंट ग्लास एक सीधे या स्ट्रेट ग्लास के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 4 बेंट ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में PVB की एक शीट डाली जाती है। ये खास शीट ना सिर्फ इन ग्लास को आपस में जोड़ कर रखती है, बल्कि ये इन ग्लास को ठोस भी बना देती है। 4 बेंट ग्लास और 3 PVB शीट्स के इस सैंडविच की साइडों को टेप करके इसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रैप के अंदर से सारी हवा निकाल दी जाती है और फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये गर्माइश और प्रेशर PVB और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है। जो पहले 4 ग्लास और 3 PVB शीट्स थी, वो अब सब फ्यूज होकर एक यूनिट बन जाती हैं और अब ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास पे अगर 9mm बुलेट से टेस्ट किया जाए तो शुरू की लेयर्स गोली की एनर्जी को पूरे ग्लास पे फैला देती हैं और बीच वाली PVB शीट गोली को रोक लेती है।
जबकि सबसे आखिर वाली ग्लास शीट तक बुलेट पहुंच ही नहीं पाती। अब बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में, जिसको अक्सर लेड पेंसिल भी कहा जाता है। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कागज पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। इतिहास में पहली पेंसिल ईयर 1630 में बनाई गई थी। क्योंकि ग्रेफाइट और लेड देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाला जाता है। ये कंफ्यूजन ईयर 1789 में क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक अक्सर लोग पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट ही होती है तो इसको प्रेशर की मदद से लेड की साइज के सुराखों से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से बिल्कुल एक ही साइज की लेड्स निकलती जाती हैं। इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाए। कलर पेंसिल की लेड्स बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मली कलर पेंसिल की लेड्स मोटी भी रखी जाती हैं, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती हैं। लेड्स बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल बनाने की। 10 mm की वुडन शीट्स पर मशीन की मदद से लेड की साइज जितनी नालियां बनाई जाती हैं। उसके बाद इन नालियों में इन लाइंस में ग्लू लगाई जाती है और फिर इसमें लेड्स को बिठाकर उसके ऊपर लकड़ी की शीट को रखा जाता है। अब इनको एक बड़े व्हील में डालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि सैंडविच और लेड्स अच्छी तरह मजबूत हो जाएं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रुख किया जाता है मिलिंग मशीन का, जहां इस सैंडविच को मिलिंग मशीन इस तरह काटकर अलग अलग शेप की पेंसिल बनाती है। इसके बाद इन पेंसिल्स को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पे स्टैंप लगाती जाती है। इस सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है, जिसमें लेड्स का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल्स को शार्प करके पैक कर दिया जाता है।